नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुप्ता। स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल इंजीनियरिंग क्लासेस में। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है, कोई भी पब्लिक कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है तो उसे कंपनी एक्ट 2013 की गाइडलाइन का पालन किस तरीके से करना होता है। अब इसी क्रम में मैं आगे बढ़कर आपको ये बताता हूँ कि और कौन कौन सी बातों को कंपनी को ध्यान में रखना होता है जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। अंशों के निर्गमन के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिशा निर्देश विनियोजकों के हित की सुरक्षा के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अंशों के निर्गमन के संबंध में अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना कंपनी के लिए आवश्यक है। इस दिशा निर्देशों में से कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। देखिए, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो बहुत सारे लोग उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं। उन्हें इन्वेस्टर कहा जाता है क्योंकि उनका उद्देश्य कंपनी के शेयर्स खरीदने के बाद कंपनी का अगर फ्यूचर पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होता है तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ती है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि उस इन्वेस्टर की सुरक्षा करना भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का कर्तव्य है। तो उन्होंने विनियोजकों की सुरक्षा की दृष्टि से कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें कंपनी को पालन करना आवश्यक होता है। सबसे पहले, जो भी कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो कंपनी को सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज सेबी की परमिशन लेना आवश्यक है। बिना परमिशन के कोई भी कंपनी अपने शेयर पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, यदि एक कंपनी सामान्य जनता के लिए अंशों का निर्गमन करती है तो ऐसे अंशों का किसी मान्यता प्राप्त भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीत होना अनिवार्य है। यानी कंपनी को रजिस्टर्ड या लिस्टेड होना होगा जब कंपनी अपने शेयर पब्लिक को इशू करेगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, आवेदन पत्र देने की न्यूनतम अवधि निर्गमन खुलने से 3 कार्यशील दिन से कम नहीं हो सकती है। इसे प्रविवरण में देना होगा। यानी कंपनी अपने शेयर के लिए एप्लीकेशन जब मांगती है तो कम से कम कंपनी को 3 वर्किंग डेज तो पब्लिक को देना ही होंगे, कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कंपनी अपने एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब रख रही है ये प्रॉस्पेक्टस में बताना कंपलसरी होता है। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कम से कम 3 वर्किंग डेज कंपनी को देने ही होंगे। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, आवेदन पत्र में आवेदित अंशों की संख्या न्यूनतम संख्या 10 रुपये वाले अंकित मूल्य के लिए 200 रुपये है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के अंश खरीदना चाहता है और उन अंशों का अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू 10 रुपये है तो कम से कम 200 शेयर्स के लिए उसे अप्लाई करना होगा। यानी कोई व्यक्ति 5, 10, 20, 50 अंशों के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, उसे मिनिमम 200 शेयर्स खरीदने ही होंगे, उससे ऊपर कितने भी खरीद सकता है। अलॉटेड 5वें पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, आवंटित किए गए अंश व्यापार योग्य संख्या में होने चाहिए। यदि अंकित मूल्य 10 रुपये है तो इनकी संख्या 100 है। अब जो शेयर अलॉट किए गए हैं वो ट्रेडेबल क्वांटिटी में होना चाहिए और अगर इनकी फेस वैल्यू 10 रुपये है तो वो क्वांटिटी 100 होती है, रखी गई है। 6वां पॉइंट डिस्कस करते हैं, अंशों का अभिगोपन अनिवार्य नहीं है बल्कि ऐच्छिक है। यानी कंपनी अपने शेयर्स अंडर राइटर के थ्रू इशू कर सकती है। ये कंपनी के अपनी इंटरनल पॉलिसी पर डिपेंड करेगा, यानी कंपनी की इच्छा पर है, कंपलसरी नहीं है। एक नई कंपनी अंशों का निर्गमन सममूल्य पर ही कर सकती है। प्रीमियम पर अंशों के निर्गमन के लिए सेबी की अनुमति आवश्यक है। अगर कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू कर रही है तो वो एट पार यानी फेस वैल्यू पर ही कर सकती है। कंपनी पहला जो इशू है वो प्रीमियम पर नहीं कर सकती है। अगर ऐसा है तो कंपनी को सेबी से परमिशन लेना आवश्यक होगी। न्यूनतम आवेदन की राशि निर्गमित राशि के 90% के बराबर होनी चाहिए। यानी जितने शेयर पब्लिक को इशू किए गए हैं, जितने भी शेयर इशू किए गए हैं उसका 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो लिमिट है वो सेबी के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। यदि निर्गमन बंद होने के 60 दिनों के अंदर न्यूनतम आवेदन की राशि प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी को प्राप्त हुई राशि
निर्गमन बंद होने के 78 दिनों के अंदर बिना ब्याज के और 78 दिनों के बाद भुगतान होने पर विलंब अवधि के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से वापस करना होगी। कंपनी को 60 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हो जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी को अपना इशू कैंसिल करना होगा और जो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास आया है वो वापस करना होगा। 78 डेज में कंपनी बिना इंटरेस्ट के रिटर्न कर सकती है, लेकिन अगर 78 डेज के बाद रिटर्न करती है तो कंपनी को 15% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट के साथ एप्लीकेशन मनी वापस करनी होगी। आवेदन पर देय राशि प्रतिभूति के अंकित मूल्य का कम से कम 25% या प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि का प्रतिशत होना चाहिए। यानी एप्लीकेशन मनी शेयर की फेस वैल्यू के कम से कम 25% या सेबी के द्वारा निर्धारित किए गए प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदन किए गए अंशों के अनुपात में आवंटन किया जाएगा। प्रत्येक सफल आवेदक को कम से कम 100 अंश आवंटित किए जाएंगे। मान लीजिए कंपनी ने जब शेयर इशू किए तो कंपनी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत लोगों ने कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया। तो जब इशूड शेयर से ज़्यादा इशूड शेयर से ज़्यादा कंपनी में अप्लाई हो जाता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में कंपनी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर सकती है, मगर ये ध्यान रखना होगा कि जो भी एप्लीकेंट है उसे कम से कम 100 शेयर अलॉट किए ही जाएं। 100 से कम शेयर कंपनी अलॉट नहीं कर सकती है। हाँ, अगर कंपनी चाहे तो उसका पूरा एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर सकती है, और अगर प्रोपोर्शनेट कर रही है तो कम से कम कंपनी को 100 शेयर उस एप्लीकेंट को देना ही होंगे। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी से ज़रूर आपको लाभ होगा और आपकी जो भी क्वारीज होंगी वो आपकी सॉल्व हुई होंगी। तो आप अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।